वी नीड अ फॉरेस्ट लेड कॉप 27। देखो कॉप आप सभी जानते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉप 26 हुई थी ना, कहाँ हुई थी? ग्लासगो के अंदर, ठीक है। वहां पर भी कोई काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। पर राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें कॉप 27 की जरूरत है, जो कि एक फॉरेस्ट लेड हो। और यहाँ पर ना इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी का कितना रोल है इस चीज में एक्चुअल में। क्या टेक्नोलॉजी में उतना इंपॉर्टेंस है जितनी हम हमेशा बात करते रहते हैं? उसको मेजरली यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ। देखो, यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें असिस्ट कर सकती है, मतलब हेल्प कर सकती है। पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इकलौता यही सोल्यूशन है। हमें बाकी सॉल्यूशंस के साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस, बट इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पर राइटर ने एक तरह से डेटा भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल हीटिंग हमने कर दी हुई है, ठीक है ना। तो 5 डेंजरस पॉइंट हम वहां तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो हमें जरूरत क्या है? डेफिनेटली आज के टाइम पे जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात होती रहती है कि टेक्नोलॉजी का सर्वाइवल बहुत जरूरी है, राइट। और इसी को क्या बोल देते हैं? टेक्नो डिटर्मिनिज्म। टेक्नो डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है? कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और हमारी ओवरऑल सोसाइटी या फिर जो नेचर है, उसके साथ क्या लिंकेज है दोनों का। कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के हर पर्टिकुलर फील्ड में इंपॉर्टेंस है, और जो भी उसके अंदर इम्पैक्ट आता है वो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी को, हमारे नेचर को, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली एक तरह से पूरा रेवोल्यूशनाइज कर जाता है, ठीक है ना। तो किस किस पर्टिकुलर चीज पे, क्या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये सारे एक्शंस डिपेंड करते हैं? इसको बोल देते हैं टेक्नो डिटर्मिनिज्म। और कितनी डिग्री तक कितना इंपैक्ट उसका आता है, वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाती है? डिग्री। पर राइटर यहाँ पे ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि अकेले अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया तो ऐसा नहीं है कि हम इन सारी चीजों को टैकल कर लेंगे। ऑल्दो लोग ऐसा बोलते हैं बहुत सारे, बट राइटर ऐसा नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ना कि टेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी ने हिस्ट्री में प्ले किया हुआ है। आप बात कर लीजिए नॉर्मन बोरलॉग की, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो उस टाइम पे एक तरह से वर्ल्ड के अंदर हंगर था, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करी, और जो हमारी फील्ड्स यील्ड थी उसको इम्प्रूव किया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के थ्रू, और बाकी और चीजें भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है। पर आज के टाइम पे हमारे एक नॉर्मन बोरलॉग से काम नहीं बनेगा। जो आज के टाइम पे हमारे इश्यूज है ना, हमें हमें बहुत सारे नॉर्मन बोरलॉग्स की जरूरत है, जो कि क्लाइमेट को, जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने में हेल्प कर पाए। अब देखो कॉप 26 जो मैंने बताया ना ग्लासगो में हुई थी, वहां पर भी टेक्नोलॉजी का काफी यूज करने की बात करी गई। कि उन्होंने बोला कि कॉप 26 के अंदर कि हमें जो नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो हाइड्रो पावर हो गया, रिन्यूएबल्स हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया, इसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है। टेक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जहां पर जो भी कार्बन बनी उसको एक तरह से हमने नीचे उसको कर दिया ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। बायोमैस की बात करी गई। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस थी जो कॉप 26 थी। पर अगर हम देखेंगे ये टेक्नोलॉजी को अगर हमने यूज कर भी लिया, बहुत अच्छे से यूज कर भी लिया, तब भी क्या इफेक्ट आएगा? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे राइटर ने डेटा दिया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने नॉन एमिशन इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर फिजन से थी। तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 4 किलोवाट आवर पर डे की। पर हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? 32 की। सेम चीज हमने बात करी है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के अंदर। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या करने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात यह है कि जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव कर सकते हैं वर्सेस जो हम अचीव करना चाहते हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट तो है, पर सिर्फ टेक्नोलॉजी को अगर हमने यूज कर लिया, उससे क्या हमें रिजल्ट मिल जाएंगे? द आंसर इज नो। सिर्फ कुछ परसेंटेज तक रिजल्ट मिल सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी द ओनली सोल्यूशन। उसी तरह से देखिए न्यूक्लियर प्लांट की रिगार्डिंग भी बात करी गई है, किस तरह से यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। पर फिर वही बात आ जाती है कि हमें इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा, हमें शायद टेक्नोलॉजी के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीजें ना हो पाए। इसी तरह से जो हमने एक तरह से प्लेज ली थी कि हमें डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है, वो प्लेज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही वेग थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे ना, मान लो बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करो, हो सकता है कि इन फॉरेस्ट को तबाह कर दो और आप सोचो कि नहीं हम कहीं और जगह पे फॉरेस्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे राइटर क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो आपने फॉरेस्ट हटा दिए, उसकी जगह आपने किसी और जगह पे फॉरेस्ट को लगा दिया। पर क्या इन दोनों की एफिशिएंसी, इन दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है? द आंसर इज नो। क्योंकि देखो ये वाले फॉरेस्ट कौन से थे? जो नेचुरली थे। ये वाले क्या है? हमने आर्टिफिशियली प्लांट किए हुए हैं।
तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनकी जो कहीं ना कहीं नेचर को ठीक करने में जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी। पर यहाँ पर सेम अमाउंट अगर आपने प्लांट कर भी दिया ना तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये वाले नेचुरली थे तो नेचुरली की ज्यादा होती है। तो इसी तरह से ये भी बता रहे हैं कि हम शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट का जैसे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं राइटर की, फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड कहीं ना कहीं हमें जो क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी दोनों को साथ में लेके जाना चाहिए। देखो जैसे आप देख रहे हो फॉरेस्ट के अंदर, जैसे हम फॉरेस्ट को मान लीजिए डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हम तबाह कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी तो है। अलग अलग हमारे पास जो रेयर स्पीशीज हो गया, ठीक है, IUCN के अंदर आप जानते हो जो अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं, वो बहुत सारी ऐसी हमारी स्पीशीज है जिनको कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का यही तो रीजन है कि कई बार हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम फॉरेस्ट हटा देंगे, यहाँ नया लगा देंगे, पर उससे बात नहीं बनेगी। हमें इन फॉरेस्ट को ही प्रमोट करना है, इनको ही जो इसकी डिस्ट्रक्शन है इसको प्रिवेंट करना है। उसी तरह से राइटर ने बात करी गई है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल सिस्टम के साथ लिंक करते हैं, जहां पर आपके फॉरेस्ट आ गया, आपके फ्लड पिन आ गया, आपके वेटलैंड आ गया, आपकी सॉइल आ गई, जो सारे क्या करते हैं ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, चाहे वो क्लाइमेट रेगुलेशन हो, चाहे वो फ्लड प्रिवेंशन हो, इस तरह की चीजें। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहां आपके डैम्स, रोड्स, सीवेल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या फिर ब्रेक वाटर्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो कि हमें बताई गई थी दास गुप्ता रिव्यू इंडिपेंडेंट में। एक्चुअली में ये हमारे एक इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हो, पार्थ दास गुप्ता जी हैं। तो इनके द्वारा बताया गया था कि हम सिर्फ ना इकोनॉमी को ही लिंक करते हैं, पर एक्चुअल में इन्वायरमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंट की फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझने लग जाएंगे, तब हम रियलाइज करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस इस चीज की हमें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कितना ज्यादा, 7.6 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 हर साल अब्सॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेटली क्या हम इसको अपनी जैसे मान लीजिए ना जीडीपी के कैलकुलेशन में क्या इसको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत सारा डेटा ही इन्होंने यहाँ पे मेजरली ना प्रोवाइड किया हुआ है कि कितना हमें ये चीज कर सकते हैं। अगर हमारे ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज की काटने की वजह से हम कहीं ना कहीं हर साल नियरली 4.8 बिलियन टन का ग्रॉस कार्बन एमिशन हमें देखने को मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सेम चीज 85 मिलियन कार्स भी करें तब भी वो इतना एमिशन नहीं कर पाती। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि हमें इन चीजों को, ट्रॉपिकल ट्री लॉस कवर जो हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है, राइट। IPCC की रिपोर्ट भी है हमारे सामने जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें अपने नेचुरल सिंक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत है। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरह के दोनों के बीच में कार्बन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है ताकि हम उसी डायरेक्शन में मूव कर पाए। एंड लास्टली जो राइटर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक तरह से जो हम बात डिस्कस करते हैं अर्थ ओवरशूट डे की। कहने का क्या मतलब, देखो अर्थ की ना एक कैपेसिटी होती है अपने आप को खुद रीजनरेट करने की, पर अगर हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो इतने ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर ले कि अर्थ की जो कैपेसिटी थी रीजनरेट करने की उससे भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो अर्थ कभी अपने आप को रीजनरेट कर ही नहीं पाएगी और हमारी ह्यूमैनिटी ने एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर लिया। और पिछले कुछ सालों में हम यही कर रहे हैं कि अर्थ को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि जितना रीजनरेशन होना था उससे कहीं गुना वो हम यहाँ पर उसको कर रहे हैं। एंड इवन इस साल ये डे आया था 28 जुलाई को। जितना जल्दी ये डे आ जाता है उतना कहीं ना कहीं शो करता है कि ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रही है एज कंपेयर टू द कैपेसिटी विच द अर्थ हैज फॉर रीजनरेशन। और इसी तरह से बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस तो सिर्फ एक सिम्टम है, पर एक्चुअल इशू क्या है, हमने अर्थ की जितनी रीजनरेटिव कैपेसिटी थी उसके भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो जरूरत क्या है, हमें नेचुरल थिंग्स को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना और जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनको रिस्टोर करना। इन्हीं को यूज करते हुए ही हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना बाकी इन चीजों को यूज करेंगे, तो तभी हम कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। इसी वजह से राइटर क्या बोल रहे हैं, हमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 है वो एक फॉरेस्ट लेड इनिशिएटिव होना चाहिए जिससे ओवरऑल इकोसिस्टम इंप्रूव कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।